नमस्कार विद्यार्थियों, मैं श्री राम नायक सहायकाचार्य राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। हम महात्मा गांधी के बारे में उनकी अफ्रीका और इंग्लैंड की जो कहानियां हैं वो हम देख चुके हैं। अब गांधी जो हैं अफ्रीका से भारत आ रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब ये नहीं है कि गांधी जो है कि अफ्रीका से 1915 में भारत आए थे, ऐसा नहीं था। गांधी पहले भी बीच बीच में भारत आते रहते थे क्योंकि यहाँ इनका परिवार था, लेकिन लंबे समय तक गांधी अफ्रीका में रहते हैं और बीच बीच में भारत आते रहे। तो एक क्वेश्चन है, फैक्ट है सीधा, कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। आप अपने सब्जेक्टिव एग्जाम में भी बीच में क्या आप इसको लिख सकते हो कि गांधी जो है सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लेते हैं, है ना। तो कांग्रेस के अधिवेशन की यदि हम बात करें तो 1901 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसमें पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी ने भाग लिया था। ये कांग्रेस का 17वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता दिनसा वाचा ने इसकी अध्यक्षता की थी। और उसके बाद में आगे चल कर के 1924 में बेलगांव एक स्थान है कर्नाटक में, वहाँ अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो गांधी के द्वारा की गई थी। तो वो एक अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी ने की, वो आपके बेलगांव में हुआ था 1924 में। तो ये बात हुई कांग्रेस के अधिवेशन की। अब यदि हम बात करें गांधी की, तो आप देखो कि गांधी स्थायी रूप से भारत 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। इसी कारण जो प्रवासी दिवस है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। और अब आप देखो कि गांधी 9 जनवरी 1915 को जब भारत आते हैं तो गांधी का जो स्वागत है बहुत ही जोर शोर से गांधी का स्वागत किया जाता है भारतीयों के द्वारा। और हमने बात की थी कि गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं जब गांधी अफ्रीका में थे तब भी वहाँ जाकर के यात्रा करके आते हैं गांधी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए। और गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये गांधी के राजनीतिक गुरु भी रहे हैं, ये ठीक है, राजनीतिक गुरु रहे हैं। और विचारधारा को देखें तो गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथी रहे हैं और गांधी भी क्या थे, नरमपंथी थे। और जब ये भारत आए तब गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी को सलाह दी कि आप क्या करेंगे, आप 2 साल तक जो राजनीति है राजनीति से आप दूर रहेंगे और भारत का आप भ्रमण करेंगे, गूंगे बने रहेंगे 2 साल तक। गूंगे बने रहने का मतलब है कि आपको ज़्यादा बोलना नहीं है, ज़्यादा आपको सुनना है। और इस बात का गांधी पालन करते हैं। और गांधी भारत आने के बाद में गांधी भारत की यात्राएं करते हैं। अब आप देखो कि ये जो यात्राएं थी, इन यात्राओं का लाभ ये हुआ कि गांधी जो है गांधी आम आदमी से जुड़े। और दूसरा, गांधी की जो बोलचाल थी, गांधी स्थानीय भाषा में या हिंदी भाषा में बातचीत किया करते थे, जबकि उस समय के जो ज़्यादातर जो लोग थे वो अंग्रेजी में बातचीत किया करते थे। तो स्थानीय भाषा होने के कारण क्या है कि गांधी में लोगों को एक अपनत्व का भाव लगा और गांधी जो है वो नज़दीक आते हैं किसके, लोगों के। और दूसरा, अब जब गांधी यात्रा के लिए जाया करते थे तो गांधी के बारे में कई सारी दंत कथाएँ प्रचलित हो जाती है कि लोगों को ये विश्वास था कि गांधी जो है वो अवतार हैं और गांधी ने अंग्रेज़ों को भगाने के लिए क्या है, अवतार लिया है। तो एक प्रकार से लोक देवता के रूप में गांधी जो है अपने प्रारंभिक समय में पूजे जाने लगे थे। इस प्रकार का माहौल बन गया था कि गांधी के लोग पूजा करने लग गए थे, ठीक है। ये बात है गांधी के भारत आने के शुरुआती जो दौर रहा है उसकी ये बातचीत रही। और जब गांधी भारत आए तो आप देखो 1915 में गांधी भारत आते हैं। तो ये जो टाइम है ये टाइम प्रथम विश्व युद्ध का टाइम था। और
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में जो आंदोलन हुआ है वो था आपके होम रूल लीग आंदोलन। और होम रूल लीग आंदोलन जो है वो भारतीयों के द्वारा स्वशासन के लिए किया गया था कि भाई हमारा जो शासन है वो होना चाहिए। तो उसके लिए भारतीय जो लोग हैं वो होम रूल लीग आंदोलन करते हैं। और होम रूल लीग जो आंदोलन है ये दो आंदोलन थे भारत में। एक तो चलाया जा रहा था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और एक आंदोलन होम रूल लीग के नाम से ही चलाया जा रहा था एनी बेसेंट के द्वारा। दोनों ही जो आंदोलन हैं 1916 के ही हैं। और जो होम रूल लीग आंदोलन थे तो आप देखो कि गांधी जो है, गांधी की होम रूल लीग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी नहीं रहती है, क्योंकि गांधी अभी जो है वो राजनीति से खुद को क्या रख रहे हैं, दूर रख रहे हैं। इसके कारण इतना बड़ा मूवमेंट होते हुए भी गांधी ने होम रूल लीग आंदोलन से खुद को क्या रखा है, दूर रखा है। हालांकि गांधी जो है वो होम रूल लीग आंदोलन के पक्ष में एक हस्ताक्षर अभियान जरूर चलाते हैं, लेकिन सक्रिय जो भागीदारी है वो गांधी की इस मूवमेंट में नहीं रहती है। तो ये मूवमेंट चला और हम देखते हैं कि बाद में आगे चल करके ये जो मूवमेंट है एनी बेसेंट के द्वारा वापस ले लिया जाता है। और तिलक जो है वो भी एक मुकदमे में उलझ जाते हैं। इसके कारण होम रूल लीग आंदोलन जो है वो बीच में ही ठप हो जाता है, लेकिन गांधी की इसमें सक्रिय जो भागीदारी है वो नहीं रही। अब जो गांधी है, गांधी की यदि हम बात करें तो आप देखो कि गांधी नरमपंथी है। और नरमपंथी जो विचारधारा है वो अंग्रेजी राज की समर्थक थी, नरमपंथी विचारधारा। और ये अंग्रेजी न्यायप्रियता में इनका विश्वास था। ये सोचते थे अंग्रेज जो लोग हैं बहुत ही न्यायप्रिय हैं और ये लोग बुरा इसलिए कर रहे हैं या बुरे हमें इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इनको क्या है कि सत्य का इनको ज्ञान नहीं है। गांधी ऐसा सोचते थे पहले, और जैसे इनको सत्य का ज्ञान होगा ये क्या करेंगे, बुराई का जो रास्ता है वो छोड़ देंगे और भारत के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। दूसरी बात, नरमपंथी विचारधारा अंग्रेजी राज को आशीर्वाद मानती है कि भाई अंग्रेज आए तभी हम लोग क्या है, सभ्य हुए। ये नरमपंथी विचारधारा की कुछ बातें हैं। अंग्रेजी राज के समर्थक हैं, अंग्रेजी न्यायप्रियता में इनका विश्वास है, अंग्रेजी राज को ये वरदान मानते हैं और अंग्रेजी राज की जो संस्थाएं हैं इनमें ये लोग सहयोग करने के लिए हमेशा उतावले रहते थे। तो गांधी भी प्रारंभ में इन्हीं विचारधाराओं को मानते थे, लेकिन धीरे धीरे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी इस विचारधारा को छोड़ने लग जाते हैं। हालांकि वो रहते नरमपंथी है, लेकिन अंग्रेजी राज में उनका जो विश्वास है वो धीरे धीरे समाप्त होता जाता है, जिसकी पूरी जो परिणति है वो हम देखते हैं 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। तो गांधी 15 में भारत आए और आप देखो कि इसमें वैश्विक रूप से यदि हम देखें तो 1914 से लेकर के 1919 तक ये वो टाइम है जब वैश्विक रूप से प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। और प्रथम विश्व युद्ध जो है इसमें अंग्रेज जो है या इंग्लैंड जो देश है वो भी लड़ रहा था। तो प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की भागीदारी है। तो इंग्लैंड ये चाहता था कि भाई जो भारतीय लोग हैं ये हमारा क्या करे, सहयोग करे, सेना में भर्ती वगैरह हो। तो गांधी ये जानते थे कि यदि हम इनका सहयोग करेंगे तो ये मुड़ करके क्या है कि भारत में ज़्यादा कल्याणकारी कार्य वगैरह ये करेंगे, है ना। तो इस प्रकार की सोच के साथ गांधी जो है प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी राज के समर्थन के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, युवाओं को प्रेरित करते हैं कि भाई आप लोगों को क्या है, अंग्रेज़ों का सहयोग करना चाहिए। इसी कारण गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के लिए युवकों को भर्ती करने का कार्य कर रहे थे और अंग्रेजी राज के पक्ष में ये कार्य कर रहे थे। और बाद में इसी कारण जो अंग्रेज़ है गांधी को केसर हिंद की उपाधि भी देते हैं। और आप देखें कि पहले भी जब ये अफ्रीका में थे तो हमने देखा था कि लॉर्ड हार्डिंग सेकंड जो है वो गांधी पर हुए अत्याचारों की क्या है, आलोचना वगैरह करते हैं। तो एक प्रकार से अंग्रेजी राज भी गांधी से सहानुभूति रखता है और गांधी भी
अंग्रेज़ों से सहानुभूति रखते थे। ये बातें केवल प्रारंभिक दौर की बातें हैं। ये बाद में हम देखेंगे कि अंग्रेज़ जो हैं वो भी सहानुभूति नहीं रखेंगे गांधी से और न ही गांधी रखेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध में गांधी ने इनका सहयोग किया इस भाव से कि ये क्या करेंगे कि हम लोगों को आगे चल कर के ज़्यादा सुविधाएं देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि गांधी ने सहयोग तो किया, लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ या जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति की ओर है और इंग्लैंड को लग रहा है कि अब हम जीतेंगे, तो उसके बाद हम देखते हैं 1919 में ही रॉलेट एक्ट जो है वो पारित कर दिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। और उस कानून को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था उसे बिना कोई कारण बताए। तो जब ये कानून पारित होता है तो गांधी इस कानून का क्या है, विरोध करते हैं। लेकिन विरोध उनका जो है वो अहिंसक विरोध रहा और अब गांधी को ये लगने लगा कि भाई जो अंग्रेज़ी जो लोग हैं वो अपने बात के क्या है, पक्के नहीं हैं या अपनी बात से ये पलट जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार का जो विचार है ये रॉलेट एक्ट के बाद से गांधी के मस्तिष्क में आने लगता है। और रॉलेट एक्ट जो है एक प्रकार से भारतीयों में जो राष्ट्रवाद उठ रहा था उस राष्ट्रवाद को दबाने का ये प्रयास था। क्यों? क्योंकि 1914 से लेकर के 1919 तक जो प्रथम विश्व युद्ध का समय रहा है उसमें अंग्रेज़ वहाँ व्यस्त हैं। इसके कारण भारत में जो राष्ट्रवादी प्रवृत्तियाँ हैं वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो इनके दमन के लिए रॉलेट एक्ट जैसे जो कदम हैं वो सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं। तो रॉलेट एक्ट जो रहा उसका विरोध करने के लिए गांधी जो है पूरे भारत में एक तिथि निर्धारित करते हैं 30 मार्च कि भाई 30 मार्च को हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेजी राज का हम विरोध करेंगे सारे मिलकर के। लेकिन फिर वो जो तिथि है तिथि बदल दी जाती है और वो कर दी जाती है 6 अप्रैल। तो अब संचार के साधन वगैरह इतने मजबूत नहीं थे जितने आज हैं। तो लोगों को क्या है कि ये सूचना नहीं मिली कि भाई जो विरोध है, विरोध का जो दिन है वो 30 मार्च से 6 अप्रैल हो गया है। तो कई स्थानों पर 30 मार्च को भी क्या है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध लोग जो है संघर्ष करते हैं। अब ये जो संघर्ष था रॉलेट एक्ट का, ये संघर्ष सर्वाधिक जो उग्र है ये रहा आपके पंजाब के अंदर। और पंजाब में हम देखते हैं कि पंजाब के 2 स्थानीय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो ये जो 2 लोग थे, इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है और इनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध प्रदर्शन करने के लिए लोग शांतिपूर्ण धरना वगैरह देते हैं। तो उस समय जो पंजाब प्रांत था, पंजाब प्रांत के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने धारा 144 लगा दी और इसके तहत क्या कि लोग वगैरह इकट्ठे नहीं हो सकते थे और न ही कोई सभा वगैरह कर सकते थे। लेकिन जो अमृतसर है, अमृतसर के आसपास के गाँव के जो लोग थे उनको इसकी जानकारी नहीं थी। इसके कारण क्या है कि लोग बाग बड़े पैमाने पर इकट्ठे हो जाते हैं प्रदर्शन करने के लिए। तो इस बात को जो डायर है वो समझता है कि लोगों ने हमारा क्या किया है, हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है और वो इस प्रकार के अहंकार में आता है। और जो लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो लोग रॉलेट एक्ट का और अपने नेताओं की गिरफ्तारी का जो विरोध कर रहे थे उनके ऊपर ये क्या है कि गोलीबारी वगैरह करवा देते हैं। और ये घटना है आपके 13 अप्रैल, ये घटना है आपके 13 अप्रैल 1919 की। और इसी घटना को हम जलियांवाला बाग हत्याकांड नाम से जानते हैं क्योंकि जलियांवाला बाग में हुई थी। और उसमें एक तरफ तो पुलिस आकर के खड़ी हो जाती है और दूसरी तरफ जो लोगों के निकलने का जो रास्ता है वो बहुत छोटा था। इस कारण क्या है कि लोग जो हैं कुचलने से भी हम देखते हैं कि जो लोग हैं वहाँ मारे जाते हैं और अंग्रेज़ी गोलियों से भी लोग मारे गए। और कहा जाता है कि आज भी जलियांवाला बाग की जो दीवारें हैं उन पर गोलियों के निशान
आज भी बने हुए हैं। और लगभग यहाँ 1000 के आसपास लोग मारे गए थे। अब आप देखो कितनी बड़ी संख्या है, 1000 के आसपास लोग मारे गए। लेकिन अंग्रेजी जो सरकार है वो कमेटी वगैरह बनाती है, हंटर कमेटी, और उस कमेटी में कहा गया कि केवल 379 लोग ही मारे गए हैं। इस प्रकार से वो क्या है, लीपापोती करने का प्रयास करती है। तो इस घटना को हम आगे बहुत ही विस्तार से वापस भी देखेंगे।